मगध साम्राज्य के उत्कर्ष काल में नंद वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश ने मगध की सीमा को उत्तरोत्तर विस्तार किया, मगध को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाया और यह वंश मगध का संभवतः एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था। मौर्यों के पहले सबसे शक्तिशाली राजवंश नंद वंश को ही कहा जा सकता है। शिशु नाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या कर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, इसलिए इसे नवनंद भी कहा जाता है। इसका पहला शासक महापद्मनंद था। इसका काल 345 से 323 ईसा पूर्व था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक अथवा क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव कहा गया है। भार्गव परशुराम जी के एक अवतार को माना जाता है। तो पुराणों में उन्हें ऐसा संबोधित किया गया है भार्गव, और उसे क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। इस विशाल साम्राज्य को स्थापित कर उसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। इसी अभिलेख में महापद्मनंद के द्वारा कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाने का भी प्रमाण मिलता है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी महापद्मनंद का पुत्र था। महापद्मनंद एक प्रतापी एवं महान शासक था और व्याकरणाचार्य पाणिनि उसके मित्र थे। इस प्रकार वह विद्वानों और कला का संरक्षक भी उसे माना जा सकता है। उसके दरबार में कुछ हो सकता है कुछ विद्वान रहे भी होंगे। इसके बाद जो और कई शासक नंद वंश में बैठे, लेकिन महापद्मनंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर माना जाए नंद वंश में तो वह था धनानंद। इसका काल 323 से 321 ईसा पूर्व तक था। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों के द्वारा इसे अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के इस आक्रमण को हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है और ये ग्रीक अर्थात यूनानी लेखकों ने इसे कहा है। इसे हाइडेस्पिस का युद्ध नाम दिया है। परंतु सिकंदर एवं धनानंद की सेना के मध्य कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। भले ही सिकंदर ने उसी के राज्यकाल में आक्रमण किया था और तब भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश मगध का था, नंदवंश था, लेकिन सिकंदर और धनानंद की सेना के बीच कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर व्यास नदी के आगे कभी आया ही नहीं था। वह आरंभिक जो सीमावर्ती राज्य थे पोरस, उन्हीं में उलझ कर रह गया। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे गणराज्यों से सिकंदर का सामना हुआ। आंभी जैसे शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसे व्यास नदी से आगे आने का अवसर ही नहीं मिला, या यूँ कहा जाए कि वह व्यास नदी से आगे बढ़ भी नहीं पाया। जनता पर अत्यधिक कर लगाने से जनता धनानंद से रुष्ट थी। इसी स्थिति का लाभ उठाकर 322 ईसा पूर्व में
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव रखी। नंद वंश के शासकों के पास एक बृहद सेना थी। इस सेना में 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार सेना और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी नंदों के पास थे। नंद वंश के शासक जैन मत के अनुयायी थे। धनानंद के अमात्य शक्तार तथा स्थूलभद्र थे और उपवर्ष वररुचि एवं कात्यायन नंद काल में उत्पन्न हुए अन्य महत्वपूर्ण विद्वान थे। ऐसा माना जा सकता है कि नंदों का शासन चाहे जैसा भी रहा हो, वे विद्वानों का संरक्षण हो सकता है वो करते रहे हों, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है।